तो बच्चों आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले वो आपको कुछ मटेरियल साइंस से रिलेटेड होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ये मशीनिंग के साथ साथ आप लोगों को मटेरियल साइंस में भी बहुत मदद करेगा। हाँ, जो कार्बन स्टील में एलॉइंग एलिमेंट होता है बच्चों, एलॉइंग एलिमेंट्स इन कार्बन स्टील वो मेनली मैक्सिमम दो हो सकते हैं बच्चों। मैक्सिमम कौन कौन से बच्चों? एक तो होता है कार्बन और एक होता है बच्चों मैग्नीज। बस मैग्नीज कास्टिंग के टाइम में डल जाता है स्टील में, कार्बन भी कास्टिंग के टाइम में, इसलिए इनके अलावा और इसमें कुछ नहीं होता। जबकि अगर मैं एलॉइंग एलिमेंट लूं बच्चों, किसमें बच्चों? टूल स्टील में। टूल स्टील, एलॉइंग एलिमेंट्स इन टूल स्टील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एलॉइंग एलिमेंट्स इन टूल स्टील। टूल स्टील में इनमें काफी एलॉइंग एलिमेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, इसमें काफी होता है बच्चों, एटलीस्ट 2 और 3, एटलीस्ट है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो उसमें भी काफी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, डायमंड बहुत कॉस्टली है। इसका टूल एक्चुअली ऐसे नहीं बनता, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा बेटा। मैं बताऊंगा बेटा आपको कि टूल बनता कैसे। तो अब ये जो टॉपिक है, यहां से रेलवे में, स्टेट जेई में, सेंट्रल इसरो, डीआरडीओ, सब जगह क्वेश्चन आता है, तो इसे ध्यान से यही थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला जो अलाइन कंटेंट होता है स्टील में वो कौन सा होता है बच्चों? कार्बन, ठीक है। कार्बन को हम कास्टिंग के टाइम में ही मिला देते हैं, ये याद रखना बच्चों आप। सबसे पहली बात तो कार्बन जो होता है उसे हम कास्टिंग के दौरान ही मिला देते हैं, ठीक है। हाँ, तो कार्बन जो होता है बच्चों याद रखना, व्हेन कार्बन कंबाइंस विद आयरन, जब कार्बन आयरन के साथ कंबाइन होता है लिक्विड में, जैसे लिक्विड आप कास्टिंग वो कर रहे हैं आपने एक फर्नेस में, ठीक है। मान लीजिए आपने स्टील बना रहे हैं, इंडक्शन फर्नेस है, तो उसमें कार्बन ऐड किया जाता है पिग आयरन में, ठीक है। तो पिग आयरन की गंदगी अलग कर ली जाती है और कार्बन जो है बच्चों वो आयरन के एटम्स के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो व्हेन कार्बन कंबाइंस विद आयरन इट मेक्स आयरन कार्बाइड। ये क्या बनाता है बच्चों? आयरन कार्बाइड। अब इसी आयरन कार्बाइड को बच्चों हम याद रखिएगा, आगे जब तक कोर्स चलेगा आपका, सीमेंटाइट कहते हैं बच्चों, सीमेंटाइट। इसी आयरन कार्बाइड को हम सीमेंटाइट कहते हैं। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है बच्चों Fe3C, ये होता है बच्चों, ठीक है। तो Fe3C याद रखना बच्चों, Fe3C इज, ठीक है। हाँ, अब ये Fe3C जो है बच्चों, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों, Fe3C डिस्ट्रीब्यूशन decides hardness of steel। Fe3C का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिसाइड करता है कि हार्डनेस कितनी होगी स्टील की। वैसे तो देखा जाए कार्बन ही रिस्पॉन्सिबल है स्टील में, ये मैं आपको मटेरियल साइंस में थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करूंगा। कार्बन ही रिस्पॉन्सिबल है स्टील हार्डनेस के लिए, लेकिन याद रखना बच्चों कि Fe3C का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करेगा हार्डनेस कितनी है। अगर बहुत अच्छे से किसी स्टील, मान लीजिए कंपोनेंट है इसके इस हिस्से में ज्यादा सीमेंटाइट है, तो ये हिस्सा ज्यादा हार्ड होगा कंपेयर टू दिस हिस्से के, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो ये क्या करता है बच्चों, आपका कार्बन जो करता है बच्चों, इट इनहेंस क्या क्या अच्छा करेगा, अब ये देखते हैं। हार्डनेस, एक तो स्टील की हार्डनेस अच्छी कर देगा। स्ट्रेंथ, ये मैंने आपको कल बताया था कि हार्डनेस और स्ट्रेंथ एक साथ चलते हैं,
हार्डनेस और स्ट्रेंथ एक साथ चलते हैं, हार्डनेस बढ़ेगी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और टफनेस और डक्टिलिटी एक साथ चलते हैं, डक्टिलिटी बढ़ेगी टफनेस बढ़ जाएगी। तो ये चार प्रॉपर्टी याद रहेंगे आपको, हार्डनेस और स्ट्रेंथ एक साथ चलते हैं, ये एक बढ़ेगा दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसी तरह से डक्टिलिटी जब बढ़ेगी तो टफनेस बढ़ जाएगी, तो डक्टिलिटी और टफनेस एक साथ चलते हैं। तो इट एनहांस हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड वियर रेजिस्टेंस, एंड वियर रेजिस्टेंस, ये वियर रेजिस्टेंस अच्छी कर देता है, ठीक है, ये कर देता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कार्बन परसेंटेज है बच्चों, कार्बन परसेंटेज रेंज टूल स्टील में, वो बच्चों याद रखना 0.5 to 1.5% तक हो सकती है। कार्बन जो है वो 0.5 से 1.5% तक हो सकता है टूल स्टील में, याद रखना बच्चों, टूल स्टील में, ठीक है, ओके, ठीक है। तो कार्बन का क्या काम है स्टील में पता चल गया, कैसे हार्डनेस बढ़ी सीमेंटाइट की वजह से, ठीक है। मेन कार्बन ही है, कार्बन नहीं मिलाओगे तो सीमेंटाइट नहीं बनेगा। अच्छा, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है हार्डनेस कितनी होगी, ठीक है। अगर वो सरफेस पर आ गया सारा सीमेंटाइट तो बहुत हार्ड हो जाएगा स्टील। अब याद रखना हार्डनेस के साथ थोड़ी सी ब्रिटलनेस भी आती है, हार्डनेस के साथ थोड़ी ब्रिटलनेस आ जाती है, याद रखना बच्चों, ठीक है। बट उसे मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं, उसे मैं मटेरियल साइंस में डिस्कस करूंगा, क्लियर, ओके। दूसरा एलॉइंग एलिमेंट होता है बच्चों आपका मैग्नीज, मैग्नीज, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों आपका मैग्नीज। मैग्नीज जो है बच्चों ये भी कास्टिंग के टाइम पे मिला दिया जाता है, जब आप फर्नेस में स्मेल्टिंग कर रहे होते हैं स्टील की, तभी आप मैग्नीज मिला देते हैं, ये अलग से नहीं मिलाया जाता, ठीक है, मैग्नीज। तो मैग्नीज जो होता है बच्चों याद रखना एक बहुत ही अच्छा डीऑक्सीडाइजर है, अ गुड डीऑक्सीडाइजर, एक बहुत अच्छा डीऑक्सीडाइजर है। अब आप कहेंगे कि सर ये डीऑक्सीडाइजर क्या है, देखिए आपको मैं बता दूं एक बात सीधी सी, कि जो आयरन होता है बच्चों, आयरन, हां ठीक है, समझिए, आयरन जो होता है, आयरन वो ऑक्सीजन के साथ, जब आयरन खुद गर्म होता है ना तो वो ऑक्सीजन के साथ झट से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है आयरन में क्या होता है, कार्बन, समझना इस चीज को, लिखवाऊंगा बेटा सब मैं मटेरियल साइंस में, यहां नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि वहां हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, अभी समझना। आयरन में है कार्बन। अब कार्बन क्या होता है बच्चों, जब हॉट स्टेट में होता है आयरन तो उसमें प्रेजेंट कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाता है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड मेटल में बुलबुले बनाती है। क्या बनाती है बच्चों, बुलबुले। और ये जो बुलबुले होते हैं, बुलबुले बनाती है, वॉइड्स बनाती है, ठीक है, मेक्स बबल एंड वॉइड्स। ठीक है, तो ये बबल भी बनाएगी, वॉइड्स भी बनाएगी, खाली जगह जो हो जाती है कास्टिंग में। तो अब इसे हटाना है ना भाई, ये नहीं होना चाहिए। तो अब क्या होता है बच्चों, मैग्नीज मिलाया जाता है। अब मैग्नीज भी ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। मैग्नीज को जब आप मिला देते हो, कार्बन के साथ रिएक्शन करने से मैग्नीज के साथ रिएक्शन करना पसंद करती है। तो ऑक्सीजन को कार्बन नाम का लड़का पसंद नहीं है, ऑक्सीजन को मैग्नीज नाम का लड़का ज्यादा पसंद है। पसंद है लेकिन ज्यादा पसंद मैग्नीज है। तो मैग्नीज के साथ रिएक्शन करेगी और मैग्नीज ऑक्साइड बना देगी बच्चों, मैग्नीज ऑक्साइड बना देगी, क्लियर। अब ये मैग्नीज ऑक्साइड बन गया। अब मैग्नीज ऑक्साइड क्या करेगा बच्चों, याद रखना, मैग्नीज ऑक्साइड जो है बच्चों, इसको आप निकाल सकते हैं एज एन इंप्यूरिटी, एक्सट्रैक्टेड एज इंप्यूरिटी। इसे छान के अलग कर सकते हैं आप लिक्विड मेटल में से। तो खत्म, ऑक्सीजन खत्म। तो इसने ऑक्सीजन को खत्म कर दिया स्टील में से, इसलिए इसे कहा गया डीऑक्सीडाइजर। इसलिए इसको क्या कहा गया बच्चों, डीऑक्सीडाइजर। सीधी सी बात है बच्चों, ठीक है। हाँ,
तो ये जो है बच्चों बहुत ही अच्छा डीऑक्सीडाइजर है, आपको ये याद रखना। इसके अलावा अ गुड, एक बहुत ही अच्छा क्या है बच्चों, डीसल्फराइजिंग एजेंट, डीसल्फराइजिंग एजेंट। ठीक है, बहुत ही अच्छा बच्चों। स्टील में अक्सर स्टील होता है, सल्फर होता है। स्टील में अक्सर सल्फर पाया जाता है, अक्सर, ऐसा नहीं कि हमेशा, बट ज्यादातर। ठीक है, तो अब वो जो सल्फर होता है बच्चों, ठीक है, वो आयरन के साथ रिएक्शन करता है और फेरस सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? फेरस सल्फाइड। अब इस फेरस सल्फाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है फेरस सल्फाइड का। इसके अलावा ये ग्रेन बाउंड्री जो बनती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बीच में, जो ग्रेन बाउंड्री होती है, ये वहां पे इकट्ठा हो जाता है, तो उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट्स नियर ग्रेन बाउंड्री। लो मेल्टिंग पॉइंट एक तो इसका है, दूसरा ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं ग्रेन बाउंड्री। ग्रेन बाउंड्री समझ रहे हैं ना आप? ग्रेन बाउंड्री में क्या होता है, मान लीजिए कुछ एटम्स ऐसे हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, ठीक है, और कुछ एटम ऐसे हैं, ठीक है। तो ये जो इनके बीच का है ये हिस्सा है, ये एक ऐसी बाउंड्री है बच्चों जो इन्हें अलग कर रही है। इसका ओरिएंटेशन ऐसे है हॉरिजॉन्टल के साथ, इसका ओरिएंटेशन ऐसे है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, बीसीसी, एफसीसी, सिंपल क्यूबिक, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन ओरिएंटेशन अलग है। तो यानी कि इधर का ग्रेन स्ट्रक्चर, इधर का ग्रेन जो है बच्चों ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो क्या होगा बच्चों, इधर की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इधर की अलग। तो ये ग्रेन बाउंड्री जो होती है बच्चों अलग करती है इन दोनों ओरिएंटेशन को। अब ये फेरस सल्फाइड जो होता है बच्चों, ये जो फेरस सल्फाइड होता है प्यारे बच्चों, फेरस सल्फाइड यहां आके बैठ जाता है, यहां प्रेसिपिटेट हो जाता है, यहां पर ये है बच्चों फेरस सल्फाइड, प्रेसिपिटेट हो गया, वहां जाकर बैठ गया बच्चों। अब क्या होगा, अगर आप इस स्टील को खींचेंगे तो यहां से क्रैक आ जाएगा। आप जैसे ही स्टील को खींचोगे तो यहां से क्रैक आ जाएगा, क्योंकि ये एक इंप्यूरिटी बन गई ना, इंप्यूरिटी। या हाई टेम्परेचर पे जब आप खींचेंगे डक्टिलिटी चेक करने के लिए स्टील को, यहीं से क्रैक आएगा, क्योंकि फेरस सल्फाइड जो है बच्चों ये जल्दी आपका हीट अप होके और अपने आप को क्या करेगा बच्चों, सेक्रीफाइस कर देगा, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा। तो इससे क्या होता है बच्चों, इससे क्या होता है बच्चों कि फेरस सल्फाइड जो होता है FeS डिक्रीजेस डक्टिलिटी ऑफ स्टील। फेरस सल्फाइड स्टील की डक्टिलिटी को कम कर देता है, और स्पेशली कहां है, स्पेशली एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि मेल्ट हो जाएगा ना भैया। जब हाई टेम्परेचर पे रखोगे आप इस स्टील को तो वो मेल्ट हो जाएगा, और जैसे ही मेल्ट होगा तो क्या होगा बच्चों, आपका डक्टिलिटी कम हो जाएगी स्टील की, क्योंकि यहां पर क्रैक जनरेट हो जाएगा, फेल हो जाएगा मटेरियल। इसी को कहते हैं बच्चों, दिस इज नोन एज, ये याद रखना, दिस इज नोन एज हॉट शॉर्टनेस। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हॉट शॉर्टनेस कहते हैं, या रेड शॉर्टनेस, दोनों कह सकते हैं बच्चों आप। कल आपको याद है प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, रेड हार्डनेस, हॉट हार्डनेस। तो ये उसका ठीक उल्टा हो जाता है एक तरह से, ठीक है। अब मैग्नीज जो होता है बच्चों, मैग्नीज वो रिएक्शन करता है सल्फर के साथ और बनाता है बच्चों मैग्नीज सल्फाइड। क्या बनाया बच्चों,
मैग्नीज सल्फाइड। और इसी मैग्नीज सल्फाइड की वजह से मशीनेबिलिटी बहुत अच्छी होती है किसकी? स्टील की। ठीक है, तो इसकी जो होती है मैग्नीज सल्फाइड की, ये बहुत सॉफ्ट टू कट है, याद रखना बच्चों, सॉफ्ट टू कट। ठीक है, हाँ, इजी टू कट है, बल्कि इजी टू कट। तो मैग्नीज सल्फर की रिएक्शन आपको आयरन से नहीं होने देनी है, आपको मैग्नीज से होने देनी है। तो मैग्नीज सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीज सल्फाइड बनाएगा, जिससे वो आपका बहुत ही इजी टू कट होता है, उसे काटना बहुत आसान होता है। तो इससे क्या होता है बच्चों? इनहैंस मशीनेबिलिटी, इनहैंस मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी। याद रखना, सल्फर को स्टील के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है जब मशीनेबिलिटी इंक्रीज अच्छी करनी होती है, क्योंकि तब स्टील में प्रेजेंट मैग्नीज इस सल्फर के साथ रिएक्शन करता है और मैग्नीज सल्फाइड बनाता है, जो बहुत ही आसानी से कट होता है। और उस स्टील को हम क्या कहते हैं? जब आप सल्फर को माइल्ड स्टील में मिलाते हो बच्चों, माइल्ड स्टील में मिलाते हो बच्चों, तो तब बनता है फ्री कटिंग स्टील, फ्री कटिंग स्टील। और इससे अच्छी मशीनेबिलिटी किसी की नहीं है, इससे अच्छी मशीनेबिलिटी किसी की नहीं है। और क्यों है इसकी मशीनेबिलिटी अच्छी? क्योंकि जो मैग्नीज है वो सल्फर के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद बच्चों मैग्नीज सल्फाइड बनाता है, जिसे कट करना बहुत आसान होता है बच्चों। ठीक है, दूसरा, मैग्नीज सल्फाइड जो होता है बच्चों, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी हायर होता है फेरस सल्फाइड से, तो पिघलने की भी टेंशन खत्म, पिघलने की भी टेंशन खत्म। ठीक है, अच्छा, तो मैंगनीज के दो काम कौन कौन से हो गए बच्चों आपके? ठीक है, गुड डीऑक्सीडाइजर, अ गुड सल्फराइजिंग एजेंट। एक काम और है बच्चों इसका, एक काम और है, क्या है बच्चों? ध्यान से देखना, लोअर्स क्रिटिकल, लोअर्स क्रिटिकल टेम्परेचर। दिख रहा है ना आप लोगों को? ये लिखा हो, कभी ना दिखाई दे रहा हो, दिखना चाहिए। ठीक है, तो लोअर्स क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज, रेंज ऑफ स्टील। ठीक है, हाँ, लोअर्स क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज ऑफ स्टील, ये तीसरा फंक्शन है मैग्नीज का, ये तीसरा फंक्शन है बच्चों। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये क्या कहानी है सर? तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, दो टेम्परेचर फेज डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से बच्चों? एक तो ये वाला, ये वाला, यानी कि ये टेम्परेचर इधर, ये वाला, और एक बच्चों ये वाला, एक ये वाला, यानी कि ये। ठीक है, इस टेम्परेचर से ऊपर जाते ही स्टील का जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो ऑस्टेनाइड बन जाता है, गामा आयरन। क्या बन जाता है बच्चों? गामा आयरन। ठीक है, हाँ, इसे कहते हैं बच्चों टेम्परेचर A1। क्या कहते हैं बच्चों इसे? टेम्परेचर A1। इस लाइन पे जो टेम्परेचर है 723 डिग्री का, इसको कहते हैं A1 टेम्परेचर। इस टेम्परेचर से ऊपर जाती स्टील गामा आयरन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, या हो जाती है कंप्लीटली। ठीक है, शुरू हो जाती है, और कंप्लीटली कहां होती है बच्चों? इस टेम्परेचर से। इस टेम्परेचर को कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं A3। तो हमारे पास दो टेम्परेचर मिले, एक तो मिला टेम्परेचर A1 और एक मिला बच्चों A3। याद रखना बच्चों, A1 होता है बच्चों 723 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम कहते हैं बच्चों लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। और एक टेम्परेचर होता है A3, ये होता है बच्चों लगभग 910 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। 910 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों, याद रखना, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। इससे कम भी हो सकता है, देखिए नीचे आ रही है ना, तो टेम्परेचर इसके लिए है, ये कंपोजिशन है।
तो टेम्परेचर स्केल पे जब नीचे आएंगे तो टेम्परेचर कम भी होता है। मैक्सिमम वैल्यू जो है A3 की वो 910 डिग्री सेंटीग्रेड है। A1 की फिक्स वैल्यू है बच्चों 723 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो टेम्परेचर रेंज है, ठीक है, ये जो टेम्परेचर रेंज है बच्चों, ठीक है, इस टेम्परेचर रेंज को हम कहते हैं बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज। क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज कितनी बच्चों? 723 डिग्री सेंटीग्रेड टू 910 डिग्री सेंटीग्रेड। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर अपर, इससे ऊपर जाएगा ऑस्टेनाइट बनना स्टार्ट हो जाएगा और यहां तक 910 तक तो कंप्लीटली कन्वर्ट हो ही जाएगा। कौन सा आपका स्ट्रक्चर है आयरन का? फेराइट से ऑस्टेनाइट, परलाइट से ऑस्टेनाइट, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, ये आपका हो जाता है बच्चों क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो आपको क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज समझ में आई जो मैंने आपको बताई अभी, ठीक है। हाँ, वो बेटा यूटेक्टिक, हाँ ये यूटेक्टॉइड पॉइंट कहलाता है, वो हम बाद में बात करेंगे बेटा, कोई बात नहीं, अभी सिर्फ इतना ही समझते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। ओके, अब क्या होता है बच्चों, अब क्या होता है कि क्रिटिकल रेंज जो है बच्चों टेम्परेचर की, इसको कम कर देता है। मैंने ये लिखा, अगर आप नोटिस करें, लोअर्स क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज, ठीक है, लोअर्स क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज को लोअर करने का क्या तरीका है बच्चों, क्या मतलब हुआ इस चीज का, हमें यह समझना है बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि मैंगनीज जो होता है बच्चों, ठीक है, समझना इस चीज को, मैंगनीज क्या करता है बच्चों, मैंगनीज इज ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों जो मैं लिख रहा हूं एक एक लाइन में। मैंगनीज जो है वो ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर है, याद रखना बच्चों, ठीक है। कैसे? अब ऑस्टेनाइट स्टेबल कब होगा? इट एक्सपेंड्स क्रिटिकल रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या करता है कि ये जो रेंज ऐसे एक्सपेंड कर देता है, क्या कर देता है बच्चों? एक्सपेंड। नोटिस करना, अब ध्यान से देखना, ये वाला टेम्परेचर तो फिक्स है क्योंकि मैक्सिमम है 910, है ना। अब इसको अगर आपको एक्सपेंड करना है तो इस टेम्परेचर को नीचे लाना पड़ेगा, नीचे। तो टेम्परेचर 723 नहीं 700 हो जाएगा, 680 हो जाएगा मैंगनीज के मिलाती। तो ये वाली लाइन नीचे ऐसे आएगी यहां, और ये ऐसे जाएगी, ऐसे। तो आप देख रहे हैं इतना हिस्सा एक्स्ट्रा मिल गया, तो लोअर्स द क्रिटिकल रेंज, आपने लोअर करी क्रिटिकल रेंज को, समझना आप इस चीज को, लोअर्स द क्रिटिकल रेंज, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों कि स्टील कम टेम्परेचर पे ही ऑस्टेनाइट में बदल जाएगी और जल्द ही ऑस्टेनाइट आपको मिल जाएगा। और जल्द ही ऑस्टेनाइट का मतलब है कि ऑस्टेनाइट स्टेबलाइज हो जाएगा 723 तक पहुंचते पहुंचते, 723 तक तो वो जाके स्टेबल हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। समझ में आई बच्चों बात? ठीक है, हाँ समझ में आया, क्लियर? ओके, तो अब इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, सो हार्डेनेबिलिटी ऑफ स्टील इंक्रीजेस। हार्डेनेबिलिटी जो है स्टील की वो आपकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ऑस्टेनाइट ज्यादा हार्ड होता है फेराइट से, फेराइट सॉफ्ट होता है, ऑस्टेनाइट हार्ड होता है। समझ में आया बच्चों? क्लियर? बेटा 723 से नीचे नहीं करेगा, नहीं, हमने करवाया जबरदस्ती मैंगनीज को मिलाकर, हमने मैंगनीज मिलाया तब 723 से नीचे आया,
हमने मिल करवाया है बेटा, ये एक प्रोसेस है जो मैंने करवाया है आपका, ठीक है। हाँ, इसका ये मतलब होता है कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है स्टील का वो थोड़ा नीचे आ जाएगा मैग्नीज को मिलाने पे। तो ये जो 723 होता है ना, ये तो एक आपकी एवरेज वैल्यू है, इससे ऊपर भी जा सकता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, नीचे भी जा सकता है। जब मैग्नीज आप मिलाते हैं तो नीचे जाता है, क्योंकि वो ऑस्टेनाइट को स्टेबल करना है, जल्दी स्टेबल करना है। और जल्दी स्टेबल का मतलब है कि ऑस्टेनाइट को जो नीचे से आपका परलाइट और फेराइट आ रहा है, इसे जल्द से जल्द आप ऑस्टेनाइट में बदल दें। तो मान लीजिए इस पॉइंट पर बदल दिया, तो जैसे ही यहां पहुंचेगा तब तक तो स्टेबल हो चुका होगा। स्टेबल का मतलब समझते हैं ना कि अब वो अपना रूप ना बदले। इस पॉइंट पर अगर आपका ऑस्टेनाइट है, इस पॉइंट पर ऑस्टेनाइट है, नो डाउट, जैसे ही इससे नीचे आओगे परलाइट बन जाएगा, अगर जरा सा भी नीचे आओगे परलाइट बन जाएगा। तो ये स्टेबल ऑस्टेनाइट नहीं है। आप थोड़ा और ऊपर जाइए, यहां पहुंचिए, अब नीचे आएंगे तो एकदम नहीं बदलेगा, तो उसे कहते हैं स्टेबल ऑस्टेनाइट। यहां होंगे बच्चों इस जगह तो और टाइम लगेगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम बढ़ा देता है। ये क्या कर रहा है बच्चों यहां से, ठीक है, यहां से क्या हो रहा है बच्चों कि इट इंक्रीजेस इंक्रीमेंट इन ट्रांसफॉर्मेशन टाइम, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम अच्छा कर दे रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है, ठीक है। समझ में आया बेटा? अब अविनाश, बफरिंग हो रहा है क्या यार? ऐसा ना करो, इतनी अच्छी क्लास चल रही है, बफरिंग कैसे हो रहा है? क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंगनीज का आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैंगनीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलाइन कंटेंट ऑफ स्टील, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एलाइन कंटेंट कौन सा है बच्चों? कितने हो गए? 2 हो गए ना? हाँ, नेक्स्ट कौन सा है? दैट इज क्रोमियम। ये तीसरा है बच्चों, क्रोमियम। क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम। अब क्रोमियम क्या है बच्चों? याद रखना कि जब क्रोमियम स्टील में जाता है, जब क्रोमियम इन स्टील मेक्स, ठीक है, कार्बाइड, जब क्रोमियम स्टील में मिलाया जाता है तो कार्बाइड बनता है। आयरन कार्बाइड जो है वो कार्बन के साथ बनता है, इस क्रोमियम के कार्बाइड बनता है बच्चों, ठीक है। तो इससे क्या होता है बच्चों, याद रखना, इससे क्या होता है बच्चों? अब कार्बाइड हमेशा हार्ड होगा, याद रखना। तो क्या इंक्रीज होगा बच्चों? hardenability of steel increases. स्टील की हार्डनेबिलिटी अच्छी हो जाती है बच्चों, ठीक है। स्टील की हार्डनेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है बच्चों, याद रखना, ठीक है। अब याद रखना बच्चों, स्टील विद क्रोमियम, ये याद रखना, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूं। क्रोमियम की जो डक्टिलिटी है, अगर ऐसा स्टील ले रहा हूं जिसमें क्रोमियम है, उसकी जो डक्टिलिटी है वो ज्यादा होगी स्टील विद कार्बन जो होगा उसकी डक्टिलिटी से। भाई आप ये कह सकते हैं ना मेरे से कि सर हार्डनेस तो उससे भी बढ़ रही थी कार्बन से, आप क्रोमियम क्यों मिला रहे हैं? क्रोमियम तो बहुत महंगा है, कार्बन बहुत सस्ता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि क्रोमियम को जब आप स्टील में मिलाते हैं तो उस स्टील की जो डक्टिलिटी आई, हार्डनेस तो इंक्रीज हो गई। मान लीजिए कार्बन की मिलाने पर हार्डनेस का एक लेवल आ गया, क्रोमियम को मिलाने पर हार्डनेस का एक लेवल आ गया। मान लीजिए ये दोनों बराबर है, तो मैं क्यों क्रोमियम यूज कर रहा हूं जब कार्बन से भी मुझे बराबर डक्टिलिटी मिल रही है? उसका रीजन ये है कि डक्टिलिटी जो है अब क्रोमियम वाले स्टील की वो अभी भी ज्यादा है कार्बन से, क्योंकि कार्बन ब्रिटलनेस को क्या करता है? प्रमोट करता है। इस वजह से क्रोमियम मिलाते हैं बच्चों, इस वजह से क्रोमियम मिलाते हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है।
दूसरा काम क्या है बच्चों क्रोमियम का? क्रोमियम रिफाइंस ग्रेन स्ट्रक्चर, ऑफ स्टील। क्रोमियम जो है वो रिफाइन कर देता है ग्रेन स्ट्रक्चर किसका? स्टील का बच्चों। ठीक है, अब ये दोनों चीजें मिलके देखो, याद रखना, जब रिफाइन होगा ना ग्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, जब ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइन होगा तो टफनेस इंप्रूव होगी। अब कुछ चीजें जो हैं वो बच्चों जब मटेरियल साइंस में डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। अभी याद रखना कि टफनेस इंप्रूव होती है। ठीक है, यहां हार्डनेस इंप्रूव हो गई यानी कि स्ट्रेंथ इंप्रूव हो गई, यहां टफनेस इंप्रूव हो गई। अब जरा समझिए, मेरी बात को समझना, जब कोई चीज हार्ड होती है ना तो वो डक्टाइल कम होती चली जाती है। किसी चीज की हार्डनेस बढ़ रही है, उसकी डक्टिलिटी कम होती चली जाती है। आप कार्बन मिलाते रहिए स्टील में, उसकी हार्डनेस बढ़ेगी, डक्टिलिटी कम होगी। हार्डनेस बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डक्टिलिटी घटेगी, टफनेस घटेगी। समझ में आई बच्चों बात? कार्बन। अब क्रोमियम की खासियत सुनिए, क्रोमियम क्या करेगा? हार्डनेस बढ़ाएगा तो ऑब्वियस है स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा क्रोमियम डक्टिलिटी मेंटेन रखता है, डक्टिलिटी भी हल्की सी इंप्रूव करता है। तो डक्टिलिटी इंप्रूव हुई तो टफनेस इंप्रूव हुई। अब ये क्यों होता है? ये क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ग्रेन आपका रिफाइन हो गया, ग्रेन ने दूसरी शेप ले ली जिसमें टफनेस भी अच्छी है, हार्डनेस भी अच्छी है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, डक्टिलिटी भी अच्छी है। ये कॉम्बिनेशन मिलना इम्पॉसिबल होता है और किसी एलिमेंट से। क्रोमियम और निकिल ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो ये खेल खेलते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों क्रोमियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्रोमियम क्या करता है बच्चों? इसके अलावा बच्चों क्या करता है क्रोमियम? इट increases critical range of temperature, critical range of temperature। ये जो क्रिटिकल रेंज होती है बच्चों टेम्परेचर की, उसको इंक्रीज कर देता है। अब आप कहेंगे इंक्रीज कैसे होगा? इंक्रीज का मतलब है कि लोअर पॉइंट तो वहीं रहेगा, इसको थोड़ा ऊपर ले जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर ले, तो इसे कहते हैं इंक्रीज होना। अपर क्रिटिकल का ऊपर जाना इंक्रीज होना, लोअर क्रिटिकल का नीचे आना डिक्रीज होना, लोअर करना। ठीक है, ओके, ठीक, तो ये कर देता। अब इसके इफेक्ट अलग हैं, इसके इफेक्ट उससे अलग हैं बच्चों, याद रखना। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बच्चों इंप्रूव्स, ये तो आपको पता ही है बच्चों, इंप्रूव्स कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस इंप्रूव होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? एट स्टील सरफेस क्रोमियम ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म्ड। क्रोमियम ऑक्साइड की एक लेयर बना देता है, क्रोमियम ऑक्साइड की एक लेयर बना देता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है बच्चों। ठीक है, तो क्रोमियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से मना कर देती है, तो स्टील की जो आउटर लेयर है वो बच जाती है, जिससे कोरोजन नहीं होता। समझ में आया? ठीक है, हाँ बिल्कुल अविनाश, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ना मतलब फील करनी पड़ेंगी, ये आपको सारी चीजें। अच्छा, ऑल्सो इंप्रूव, अब ये कुछ और भी इंप्रूव करता है, मैं बता रहा हूं क्या बच्चों। ऑल्सो इंप्रूव्स, ठीक है, रेड हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस।
वियर रेजिस्टेंस, क्रिटिकल रेंज ऊपर हो जाने की वजह से रेड हार्डनेस इंप्रूव हो जाएगी। रेड हार्डनेस क्या है? स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे स्ट्रेंथ वो बढ़ जाएगी। और वियर रेजिस्टेंस क्यों इंप्रूव हुई? क्योंकि हार्डनेबिलिटी इंप्रूव हुई। सारी इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, इनको ध्यान से बस पढ़ना होता है। इतना टाइम लगा के अगर आप इसे पढ़ोगे एलाइंग कंटेंट के, मैं बता रहा हूं मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मटेरियल साइंस में सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक कौन सा है? एलाइंग एलिमेंट और उनके फंक्शन, क्या चीज बढ़ रही है क्या घट रही है। लेकिन आपको थोड़ा सा डिटेल में जब आप पढ़ते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आता है बच्चों, तब आपको अच्छे समझ में आता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एलाइंग एलिमेंट है बच्चों मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट क्या है बच्चों? मॉलिब्डेनम। ओहो एक सेकंड, ये वाई है बच्चों, मॉलिब्डेनम। ठीक है, हाँ। तो मॉलिब्डेनम जो होता है बच्चों, याद रखना, मॉलिब्डेनम ये स्ट्रॉन्ग कार्बाइड फॉर्मिंग एलिमेंट है। अब मैंने जो चीजें डिस्कस कर ली है वो मैं यहां पे इस तरीके से डिस्कस नहीं करूंगा। स्ट्रॉन्ग कार्बाइड फॉर्मिंग एजेंट। ठीक है, हाँ। अब फॉर्मिंग जब बन जाएगी तो आप समझ जाएंगे क्या है बच्चों। ठीक है, हाँ। इसके जो फंक्शन है मॉलिब्डेनम के, वो क्रोमियम जैसे ही है, बट ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ इट इज सेम एज क्रोमियम बट मच स्ट्रॉन्गर। इसके जो इफेक्ट हैं कार्बाइड बनने के बाद, जो इफेक्ट आते हैं वो क्रोमियम से बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं बच्चों, याद रखना। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज बताना भूल गया मैंने आपको, एक सेकंड बेटा, मैंगनीज की रेंज बताई क्या? नहीं, मैंगनीज की रेंज नहीं बताई ना मैंने आपको। लिख लो बच्चों, ये लिख लेना जरूर। कार्बन की तो रेंज मैंने बता दी थी, मैंगनीज की जो रेंज होती है वो लगभग 0.5 से 2%। ठीक है, आप लिख लेना, मैंगनीज परसेंटेज रेंज जैसे ही लिखा है आप लिख लेना। ठीक है, क्रोमियम का मैं बताना भूल गया आपको। क्रोमियम, ये रहा क्रोमियम। क्रोमियम लगभग 0.25 से 4.5%, 0.25 to 4.5% लगभग। ठीक है, ठीक, ओके। अब मॉलिब्डेनम बच्चों, इसके तो इसे हम क्यों नहीं यूज करते क्रोमियम का? नहीं, इसको दूसरे और एलिमेंट लगते हैं अपना इफेक्ट दिखाने के लिए। मॉलिब्डेनम अकेले ये इफेक्ट नहीं दिखा सकता, इसे दूसरे कुछ एलिमेंट चाहिए और उनसे मिलके तब ये काम कर पाता है, जबकि क्रोमियम अकेला रह जाए वो अपने काम खुद कर लेता है। इस वजह से क्रोमियम को मॉलिब्डेनम पे प्रेफरेंस दी जाती है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो अब इसके काम क्रोमियम जैसी है तो लिखने की जरूरत नहीं, ये भी इंक्रीज करेगा स्ट्रेंथ, वियर रेजिस्टेंस भी अच्छी करेगा, टफनेस भी ठीक कर देगा, हार्डनेस भी अच्छी कर देगा, हॉट हार्डनेस भी अच्छी कर देगा, वही काम बच्चों। ठीक है, ऑलवेज यूज्ड विद अदर alloying content। ठीक है, हाँ, alloying content। ठीक है, ये जो है बच्चों आपका ये 10% तक हो सकता है, अप टू 10%। अच्छा, ये याद रखना कि ये alloying content मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें जो मैं क्वांटिटी दे रहा हूं ये मैं आपको टूल के हिसाब से दे रहा हूं, जर्नल नहीं दे रहा। अब जर्नली क्रोमियम पता है आपको, जर्नली क्रोमियम 38% तक हो सकता है,
लेकिन मैं वहां भी नहीं गया हूं, मैं आपको कटिंग टूल के हिसाब से पढ़ा रहा हूं जो पढ़ा रहा हूं। समझ में आ गई बच्चों बात? ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5, कोबाल्ट। कोबाल्ट कोबाल्ट जो है बच्चों याद रखना हाई स्पीड स्टील में यूज होता है बच्चों, यूज्ड इन हाई स्पीड स्टील। वैसे जनरली यूज नहीं होता और स्टील में, हाई स्पीड स्टील में यूज होता है बच्चों, याद रखना कोबाल्ट। ठीक है, किस लिए बच्चों? टू इंक्रीज हॉट हार्डनेस। हॉट हार्डनेस को अच्छा करने के लिए बच्चों। ठीक है, ठीक है। इट इनेबल्स हायर कटिंग स्पीड। ये कटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि हॉट हार्डनेस बढ़ गई तो कटिंग स्पीड बढ़ा दीजिए आप, क्या दिक्कत है? ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा टेंपरेचर तक आपका रिटेन करवा देगा, है ना? ठीक है, इट इनेबल्स हायर कटिंग स्पीड। ऑल्सो इंप्रूव कटिंग एबिलिटी ऑफ कटिंग टूल। कटिंग एबिलिटी ऑफ कटिंग टूल at higher temperature, at higher temperature। हायर टेम्परेचर पे कटिंग टूल आपका हो रहेगा बच्चों। ठीक है, तो कटिंग एबिलिटी से मतलब क्या है बच्चों? शार्पनेस ऑफ कटिंग एज। शार्पनेस ऑफ कटिंग एज। भाई कटिंग एज की हार्डनेस बढ़ गई, हायर टेम्परेचर पर भी स्ट्रेंथ अच्छी आ गई, तो कटिंग जो शार्पनेस होगी कटिंग एज की, वो आपकी रिटेन रहेगी एट हायर टेम्परेचर आल्सो। ठीक है, ओके। ये जाता है बच्चों 5 to 12%। 5 to 12%। याद रखना, ये जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना मटेरियल साइंस, तब ये चीजें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, याद रखना। नेक्स्ट नंबर 6। नंबर 6 है बच्चों वेनेडियम। वेनेडियम की क्या खास बात है बच्चों? वेनेडियम ये भी हॉट हार्डनेस और अब्रेशन, वियर रेजिस्टेंस अच्छी करता है। इंप्रूव्स हॉट हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस। वियर रेजिस्टेंस और हॉट हार्डनेस को अच्छा करता है बच्चों, ये याद रखना। ठीक है, हाँ। गुड कार्बाइड फॉर्मिंग एजेंट। तो आप देख रहे हैं ना कि कटिंग टूल में जो भी एलाइंग एलिमेंट है उसमें हम हॉट हार्डनेस की जरूर बात कर रहे हैं, वियर रेजिस्टेंस की जरूर बात कर रहे हैं, हार्डनेस की अलग से बात जरूर कर रहे हैं। यही प्रॉपर्टीज हैं जो मेनली आपको मेंटेन करनी होती है बच्चों। ठीक है, हाँ। तो वेनेडियम जो होता है बच्चों वो आपका, ठीक है, ये इतना काम बहुत है बच्चों वेनेडियम का जानना आप लोगों को। ठीक है, याद रखना 0.2 to 0.5% इन, ये किस में रहेगा बच्चों? इन कार्बन टूल स्टील। कार्बन, एक सेकंड, नहीं, इसे हटा दो। HSS में ही इसका यूज होता है बच्चों। HSS हाई स्पीड स्टील में 1 to 5%। ठीक है, हाँ, ये इसकी रेंज होती है, ये इसकी रेंज होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन
टूल स्टील में मतलब इतना ही पढ़ना है बच्चों हमें, वो है बच्चों टंगस्टन। टंगस्टन टंगस्टन जो है बच्चों ये बहुत ज्यादा यूज होता है टूल स्टील में, ठीक है, टू इंप्रूव रेड हार्डनेस। रेड हार्डनेस अच्छी करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है। ऑल्सो इंप्रूव, बिल्कुल वही काम उसी तरीके से जैसे क्रोमियम टफनेस अच्छी करता है ना, इसी तरह ये भी करता है। ऑल्सो इंप्रूव्स टफनेस, इसकी टफनेस भी अच्छी करता है बच्चों, याद रखें, ठीक है। टफनेस एंड हार्डनेस, खास बात तो यही है ना, टफनेस एंड हार्डनेस याद रखना बच्चों, ठीक है। याद रखना है इसके जो इफेक्ट है वो मॉलिब्डेनम से ज्यादा मिलते हैं और मॉलिब्डेनम के क्रोमियम से मिलता है, तो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और आपका टंगस्टन इनके लगभग सेम होते हैं इफेक्ट, इनके इफेक्ट लगभग सेम होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, इट्स इफेक्ट्स आर सेम एज मॉलिब्डेनम, ठीक है। इसके इफेक्ट इसके इफेक्ट जो हैं वो मॉलिब्डेनम जैसे के इफेक्ट हैं, बिल्कुल इसी के जैसे होते हैं। ये कितना होता है बच्चों, ये 1.52 20% तक हो सकता है, ठीक है। तो आपने देखा सारे एलाइंग एलिमेंट जो हैं वो आपके क्या हैं, अलग अलग परसेंटेज के आप यूज कर रहे हैं। सबका इफेक्ट मेनली कोशिश यही है कि किसी तरीके से आपका इंप्रूवमेंट हो जाए, रेड हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस, सिंपली हार्डनेस एटसेट्रा। समझ में आया बच्चों आप लोगों के?